हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का टॉपिक व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसको करने से पहले हमें सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं होता क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। तो नो और लेस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। जब डीएनए कॉपी होता है तो वेरिएशन कम आता है क्योंकि सिंगल पेरेंट है, ठीक है, तो वेरिएशन कम आता है। और सेक्सुअल में जेनेटिक मिक्सिंग होती है क्योंकि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। जब डीएनए कॉपी होगा, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो वेरिएशन ज़्यादा आएगा। तो जेनेटिक मिक्सिंग होती है, और क्योंकि जेनेटिक मिक्सिंग हो रही है इसलिए वेरिएशन ज़्यादा होगा। वेरिएशन ज़्यादा होगा मतलब डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में। जैसे आप डे टू डे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि जैसे मेरी आइज़ मेरे पेरेंट्स के जैसी है, मेरे फीचर्स पेरेंट्स के जैसे हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम तो नहीं हूँ। मैं अपनी मदर की जैसी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं हूँ, क्योंकि वेरिएशन आ गया। वेरिएशन क्यों आया? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जेनेटिक मिक्सिंग होती है और वेरिएशन ज़्यादा आता है, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स नहीं बनते, मेल फीमेल गैमेट नहीं होते। जैसे हमने पढ़ा है फिजन प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, कहीं पे हमने गैमेट्स का नाम नहीं सुना था, ठीक है। फिजन में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। रीजनरेशन में अपने बॉडी पार्ट्स रीजनरेट हो जाएंगे, वहाँ पर गैमेट्स का कोई टर्म हमने यूज़ नहीं किया था, कोई गैमेट्स वहाँ पे नहीं बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम, ये बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मली मोर ऑफस्प्रिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है फिजन में, मल्टीपल फिजन में तो बहुत सारे, एक न्यूक्लियाई स्प्लिट्स इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो फिजन प्रोसेस, या आप बोल सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन सेक्सुअल में कम होती हैं, फीवर ऑफस्प्रिंग्स होती हैं। इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो बहुत बार पढ़ लिया, पता ही है अच्छे से। और लास्ट है रैपिड प्रोसेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, अगर फेवरेबल कंडीशंस हो तो बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। जैसे हमने पढ़ा था यीस्ट में फ्रेगमेंटेशन होता है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होता है। जैसे इडली डोसे का बैटर है, उसमें क्या होता है? यीस्ट प्रोड्यूस होता है अपने आप, एयर में है ना, हमने पढ़ा था एयर में स्पोर्स हैं हर जगह पर, उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो दे स्टार्ट ग्रोइंग देयर, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशंस मिलते ही वो, और बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। अगर आपका जो बैटर बना, इडली डोसे का बैटर अगर है, उसको अगर आप फ्रेश लेके आओगे या घर पे बनाते हो तो कुछ आवर्स में आप यूज़ करोगे या 24 आवर्स तक यूज़ करोगे, उसके बाद तो खट्टा होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, फास्ट प्रोसेस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत स्लो प्रोसेस है। एक और ये डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम बार बार बहुत जगह पर माइटोसिस और मियोसिस टर्म यूज़ करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ है माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंसेस। अभी हम सिर्फ जो मुझे मेनली टॉपिक में समझाने के लिए चाहिए मैंने वो लिखे हैं। माइटोसिस होता है हमारे सारे बॉडी सेल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी सेल्स या सोमेटिक सेल्स भी बोला जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। और जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है, और मियोसिस में 4 डॉटर से, एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। इसके अलावा माइटोसिस प्रोसेस में, जहाँ जो बॉडी सेल्स में होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज पास्ड ऑन टू ईच डॉटर सेल। अगर मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल में भी पास होंगे। दिस इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या हम बोल सकते हैं 2 × 23 दैट इज 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। बॉडी सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है या माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, तो 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं, 2 × 23 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स में ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन सारे सेल्स में, तो इसमें कितने होंगे? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके लिए टर्म दिया जाता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सोमेटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? हैप्लॉइड, हाफ होते हैं, जस्ट हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? चलिए अब हम बुक में से इस टॉपिक को लाइन टू लाइन समझेंगे। टॉपिक है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम 1 इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर एपरेटस। ये आपने पहले भी पढ़ा था।
जब न्यू सेल्स बनते हैं, एक सेल से जब दो सेल बनते हैं माइटोसिस प्रोसेस में, माइटोसिस में यही होता है, एक डॉटर सेल से, एक पेरेंट सेल से, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। तो जब भी क्रिएशन होता है न्यू सेल्स का तो डीएनए कॉपी होता है और सेलुलर एपरेटस भी कॉपी होता है। ठीक है, तो जब भी एक सेल से दो सेल बनेंगे तो डीएनए कॉपिंग इज अकम्पेन्ड बाय सेलुलर फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस। ठीक, द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैनॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। ये भी हमने पढ़ा था, एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता। जब भी कोई कॉपी होगा, कोई भी चीज़ कॉपी होती है तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। एंड द रिजल्टेंट एरर्स, वेरिएशन आएगा तो उसको क्या बोला है, रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ह्यूमन्स तो अभी इवॉल्व हुए हैं, कुछ सालों पहले इवॉल्व हुए हैं। पहले ह्यूमन्स नहीं थे अर्थ पे, पहले क्या थे, डायनासोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम बात करें कि हमारे फोर फादर्स कौन है, तो चिंपैंजी, मंकी, गोरिल्लास, इनको बोला जाता है हमारे फोर फादर्स। ठीक है, मज़ा आ रहा है, इनका नाम सुन के मज़ा आ गया। तो ये हमारे फोर फादर्स हैं, चिंपैंजीज, मंकी, गोरिल्ला, ये हमारे फोर फादर्स हैं। तो इनमें वेरिएशन आता रहा और ह्यूमन्स इवॉल्व हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गए, वो भी है और ह्यूमन्स भी इवॉल्व हुए। और ऐसा नहीं है कि अब ह्यूमन्स इवॉल्व हुए तो अब इसके बाद और कोई नया ऑर्गेनिज्म हमारे जैसा या हमसे और हाईली कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता। बिल्कुल आएगा, लेकिन इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स और हमें कुछ सालों पहले की ही इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा पुरानी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही हमारा सर्वाइवल, हमारा एज टाइम स्पैन कम ही रहता है। तो हमें कुछ एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम की ही नॉलेज रहती है। लेकिन एक और चीज़ है, आपने पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया जो लाइफ स्टार्ट हुई थी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई थी। सोचो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लाइफ स्टार्ट हुई थी और होते होते कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स थे, पुराने ऑर्गेनिजम्स थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, वो नहीं है। बैक्टीरिया अभी भी है, जो बहुत सालों पहले भी था वो आज भी है, लेकिन साथ में इवोल्यूशन भी होता गया। क्यों हुआ इवोल्यूशन, क्यों हो रहा है इवोल्यूशन? इवॉल्व और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होने वाला। इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वेरिएशन आ रहा है। क्यों? डीएनए कॉपी होता है तो वेरिएशन आता ही आता है। सेक्शुअल में ज़्यादा वेरिएशन आएगा और असेक्शुअल में कम वेरिएशन आएगा। क्लियर? तो ये जो एरर्स हैं दे आर सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बुक में आगे, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैनॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। एक पॉपुलेशन अगर आप ले लें तो उसमें वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने पढ़ा हुआ एग्जाम्पल भी पढ़ा हुआ है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, टेम्परेट वाटर में रहती है और किसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम विल डाई। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनमें वेरिएशन होगा, जो रेजिस्टेंट टू हीट होंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहाँ पर सर्वाइवल एडवांटेज होता है वेरिएशन का। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म केम अप विद द रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्टिव मोड्स हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस आ सके, इसलिए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आएगा तो इवोल्यूशन होता रहेगा, स्पीशीज़ खत्म नहीं होगी। क्लियर? अब आगे देखो, while DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. अगर जो DNA copying mechanism है जिसमें DNA कॉपी होता है और साथ में सेलुलर एपरेटस भी कॉपी होता है, अगर इसमें एक्यूरेसी बहुत कम हो तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द जो नए सेल्स बनेंगे दे विल डाई। ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। रेयर चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इन जनरल क्या होता है, वेरिएशन आता है, डीएनए कॉपी होता है और थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है और वो सेल सर्वाइव कर जाता है अलॉन्ग विद डीएनए विद सेलुलर एपरेटस, वो सर्वाइव कर जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखो, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी that already has variations accumulated from previous generations. जो भी वेरिएशन आएगा, जैसे हमारे पास ये सेल है और इससे दो सेल स्प्लिट हुए, दोनों में वेरिएशन आया,
तो वो जो सेल था, जो वो बना था, जायगोट बना था, वो कोई दो और मेल और फीमेल गैमेट से फ्यूज होके बना है, उनमें वेरिएशन था। तो ये जो वेरिएशन है ऐसा नहीं है कि आज आया है, ये एक्यूमुलेट हुआ है ओवर जनरेशंस, एक्यूमुलेट होता जा रहा है और होता जाता रहेगा। दस टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस, क्योंकि एक पेरेंट को कहीं दूसरे पेरेंट्स, एक पेरेंट के दो कोई और पेरेंट हैं, उन पेरेंट्स के दो कोई और पेरेंट हैं, सोचते जाओ, फैमिली ट्री सोचते जाओ, ठीक है। तो वेरिएशन कितना आता जा रहा है, ठीक है, वही बात है। सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स, इट इज एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट्स, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है वेरिएशन, तो कोई बैड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। तो जब वेरिएशन कंबाइन होता है, दो इंडिविजुअल का वेरिएशन कंबाइन होता है, या हम बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो इनहेरिट होते हैं, जेनेटिकली इनहेरिट होते हैं, वो सब आ जाते हैं, और जो कॉम्बिनेशन बनता है, जायगोट बना, वो कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल, नया होगा, न्यू होगा, सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. तो reproduction process में DNA combine होता है, दो अलग अलग individuals का DNA combine होता है, इसलिए वेरिएशन आता है। क्लियर? आगे देखें। But this creates a major difficulty. अब difficulty क्या है? If each new generation is to be the combination of DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. समझ में आया क्या बोला है? इसलिए मैंने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझा दिया था, रिप्रोडक्टिव सेल और सोमेटिक सेल बताया था, माइटोसिस मियोसिस इसलिए बताया था क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हमें लेना है। बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स में कितने सेल्स होते हैं? जब सेल डिवीजन होता है तो भी रीस्टोर होता है 2n, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रीस्टोर होते हैं। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें जब डिवीजन होता है, मियोसिस प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कितने? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन बॉडी सेल्स। अगर बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो सेक्स सेल्स में कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ। तो क्रोमोसोम्स हाफ, डीएनए हाफ, समझ में आ गया? अब वो हाफ और हाफ कंबाइन होके बन जाएगा एक। अभी समझाती हूँ इसको थोड़ा सा करके बना के फ्लो चार्ट। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस के सारे सेल में, हमारे बॉडी सेल्स में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? बॉडी सेल्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, या फिर 2 इंटू n, 2 इंटू 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पता है ना अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन होमोसैपियन स्पीशीज में 46 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, होते हैं, या हम बोलेंगे 2 इंटू 23, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 2n का हाफ किया तो n, रिप्रोडक्टिव सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम्स। फीमेल गैमेट के पास कितने हैं? 23 क्रोमोसोम्स। जब ये फ्यूज हुए तो कितने क्रोमोसोम्स का सेल बन गया? सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। समझ में आया? बॉडी सेल्स में माइटोसिस होता है, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है रिप्रोडक्टिव सेल्स का। रिप्रोडक्टिव सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस जितने बॉडी सेल्स में है उसके आधे। अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 40 क्रोमोसोम्स है बॉडी सेल्स में, तो उसके गैमेट्स में कितने होंगे? 20, हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? अब ऐसा सोचो कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो मेल गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, जायगोट फॉर्म होगा। यही तो होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और क्या बनता है? जायगोट। तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स आ गए? कितने आ गए? 46। तो क्लियर हुआ? अब अगर ऐसा नहीं होता, चलो ये मान लो कि ऐसा नहीं होता,
सपोज करो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में इतने ही क्रोमोसोम्स होते, सपोज करो रिप्रोडक्टिव सेल्स में इतने क्रोमोसोम्स होते हैं। अब सोचो मेल गैमेट में भी 46 क्रोमोसोम है और फीमेल गैमेट में भी 46 क्रोमोसोम है, तो क्या होता? ऐसा होता नहीं है, जस्ट इमेजिन करने को बोल रही हूँ। अगर मेल गैमेट में 46 होते, फीमेल गैमेट में भी 46 होते, तो 96 हो जाते जायगोट में। इससे इसकी ग्रोथ होते होते एम्ब्रियो बनता, बेबी बनता, फीटस बनता, ठीक है, मेल या फीमेल होता, जो भी बेबी होता वो मेल या फीमेल होता। उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते? 96। जस्ट इमेजिन, ठीक है। सपोज ये मेल ऑर्गेनिज्म होता, किसी और दूसरे मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हमारे पास 96 और क्रोमोसोम्स फीमेल के, 92, ओके 46 + 46 92। तो अब ये क्रोमोसोम्स को ऐड करो, फ्यूजन हो गया तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? प्लस कर दें, हाँ 184। अब वापस से सोचो इसको, फिर से 184 और 184, मेल गैमेट के 184, फीमेल गैमेट के 184, दोनों कंबाइन होंगे, फिर डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, तो देयर विल बी क्रोमोसोम, देयर विल बी डीएनए एवरीवेयर ऑन द अर्थ विल बी फुल ऑफ डीएनए। समझ आया? इसलिए रिप्रोडक्टिव सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? अगर हाफ नहीं होते तो फ्यूजन होता रहता है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कितने कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, सब में डीएनए डबल होता जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते जाते हैं, और देयर वुड बी डीएनए एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये दिया हुआ है, चलो करते हैं। पैरा था, कहाँ से छोड़ा था पता नहीं, करते हैं। बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी if each new generation is to be combination of DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हुआ है, सब कुछ डबल, कम क्रोमोसोम्स डबल, ट्वाइस द डीएनए भी हो जाए। This is likely to mess up the control of the cellular apparatus by the DNA. Besides, if each generation doubles its DNA, fairly soon there will be only DNA on Earth. So with no room for anything else, how many ways कैन वी थिंक ऑफ सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी? तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो रिस्टोर हो जाता है हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम्स मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से 46 क्रोमोसोम्स बन गए, रिस्टोर हो गया नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस। वन सॉल्यूशन दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs which have only half the number of chromosomes. ठीक है, special lineages of cells जिनमें कितना होता है? half the number of chromosomes, और वो कौन से होते हैं? reproductive cells, male gamete and female gamete. Male gamete is known as sperm, female gamete is known as ovum. तो क्या होता है? only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non reproductive body cells, जो सोमेटिक सेल्स थे, बॉडी सेल्स, नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। Thus when these germ cells from two different individuals combine, तो क्या था? 23 और 23 था, तो 46 बन गया था, रीस्टोर हो गया था। ठीक है, Thus when these germ cells from two different individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and DNA content in the new generation. क्लियर? अब आगे देखो, इफ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना जाइगोट? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। कहाँ होता है? अगर ह्यूमंस की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। तो जो जाइगोट बना, इफ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. एनर्जी होनी चाहिए सफिशियंट। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज सीन दैट टू जर्म सेल्स मतलब गैमेट्स, जर्म सेल्स, गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, स्पर्म, ओवम, ये सब एक ही के लिए टर्म है, जर्म सेल गैमेट्स ही होती है। दैट क्या दिया? द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो जर्म सेल्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट हैं, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, और इवन में भी सिमिलर। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं या सिमिलर हो सकते हैं। बट एज द बॉडी डिजाइंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होते होते
जर्म सेल्स का स्ट्रक्चर भी बहुत चेंज हो जाता है। जैसे हम मेल्स इसमें ह्यूमंस की बात करें तो वन जर्म सेल इज़ लार्ज, जो ओवम होता है, वन जर्म सेल या फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमेट या ओवम इज़ लार्ज एंड कंटेन्स ब्लड फूड स्टोर्स, वाइल द अदर जो स्पर्म होता है, मेल गैमेट होता है, दैट इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल, क्योंकि उसको फीमेल बॉडी में एंटर होने के लिए मूवमेंट होना चाहिए, तो वो मोटाइल होता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट। जो मोटाइल जर्म सेल है दैट इज नोन एज मेल गैमेट। मेल गैमेट मोटाइल होता है, मतलब वो मूव कर सकता है, एंड फीमेल गैमेट जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड फीमेल गैमेट और ओवम। क्लियर? अब हम बाकी दूसरा टॉपिक दूसरे वीडियो में करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम।